नमस्कार एमपी, आप सभी का स्वागत है आज के सजी फोन इन प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ मोनिका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के दौरान आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, सीधा संपर्क हमसे बिठा सकते हैं और आज का जो विषय है उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा यही प्रयत्न रहता है कि हर बार एक नया विषय आपके लिए खोज कर लाएं और उससे संबंधित ढेर सारी बातें आपके साथ करें, जिससे आपको और हम सभी को इस वार्तालाप से, इस बातचीत से लाभ हो सके। आइए अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है आज की तिथि जिससे हम कर सकते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। आज की तिथि बताना बेहद आवश्यक होता है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या है आज की तिथि। आज है विक्रम संवत 2079 के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया, तदनुसार 11 अक्टूबर 2022 दिन है मंगलवार। मंगलवार का दिन है। कार्यक्रम की शुरुआत मंगल के साथ ही कर रही हैं और सभी के जीवन में मंगल हो, मंगल कामनाएं हो, इसी के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत भी कर रहे हैं। और हमारा आज का जो विचार है वो भी बेहद खास है, तो क्यों ना विचार भी देख लें, उसके बाद हमारी आगे की चर्चा जारी रखें। देखते हैं आज का विचार। आज का विचार है, एक अच्छा अध्यापक जब जीवन के सबक सिखाता है तो कोई भी उसे जीवन भर नहीं मिटा सकता। और इसलिए कहा भी जाता है कि यदि एक स्त्री शिक्षित होती है तो वो पूरे कुटुंब को शिक्षित कर देती है। और घर में भी कहा जाता है कि आपकी जो सबसे बड़ी अध्यापक होती है, सबसे पहली अध्यापक होती है, वो आपकी माँ होती है। ये बात मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आज क्या है वो हम आपको अवश्य ही बताएंगे, लेकिन इतिहास के ऊपर चलते हैं, देखते हैं, नजर डालते हैं कि आज के दिन इतिहास में कौन कौन सी खास घटनाएं घटित हुई थी। इतिहास में आज 1937 की जब हम बात करते हैं तो कलकत्ता में सबसे खतरनाक चक्रवात तूफान आया था। 1968 में अमेरिका का पहला मानव युक्त अपोलो मिशन अपोलो 7 के प्रक्षेपण का कक्ष से पहली बार टेलीविजन प्रसारण किया गया था। 2005 की जब हम बात करें तो तीसरे अंतरिक्ष पर्यटक ग्रेगोरी ओल्सन पृथ्वी पर लौटे थे। 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नौगांव स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर कश्मीर की घाटी से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को रवाना किया था। जब हम देखते हैं, इतिहास की बात करते हैं, तो भाई इतिहास में बहुत सारी खास घटनाएं घटित हुई थी। उनमें से कुछ घटनाओं के बारे में हमने आपको बताया है। हमारा आज का जो विषय है वो भी मैं आपको बता दूं, जिसकी हम बात कर रहे थे। आज का विषय है विश्व बालिका दिवस पर विशेष। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। हम सभी जानते हैं कि जिन घरों में बालिकाएं रहती हैं, कन्याएं रहती हैं, वो घर जो है रोशन हो जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो आज भी बालिकाओं को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उन्हें पढ़ने नहीं देते हैं, अपना नाम नहीं बनाने देते हैं। लेकिन आज कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ ऐसी महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने अपना नाम करके दिखाया है, एक मुकाम हासिल करके दिखाया है। तो क्यों ना पहले आपकी मुलाकात करा दी जाए उनसे। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती राजपाल कौर दीक्षित जी। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी आप आयुक्त हैं महिला एवं बाल विकास में। मैं अपर संचालक है मैम। और साथ ही साथ अब मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी डॉक्टर ट्विंकल गोयल से। तो ट्विंकल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ एक और बहुत ही अच्छी डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर सुरभि दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सुरभि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो भाई तीनों महिलाएं जो हैं, बल्कि कहना चाहिए चारों, मुझे मिला कि हम चारों महिलाएं जो हैं आज आपको बहुत कुछ बताएंगी। और खासकर हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि क्योंकि एक लाइव फोन इन प्रोग्राम है, इस कार्यक्रम के दौरान आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज का जो विषय है उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं आप। महिला एवं बाल विकास की योजनाओं के बारे में जान सकते हैं। ट्विंकल जी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं। और डॉक्टर सुरभि जो हैं बहुत ही अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो आपको बताएंगी बहुत कुछ। यदि आपके मन में भी इन विषयों को लेकर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि आप हमें कॉल कर सकें। हमारे नंबर्स हैं 0755260049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800233040। इन नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने मन में जो भी प्रश्न है आज के विषय से संबंधित या फिर हमारे
हमारे जो स्पेशलिस्ट आज बैठे हैं, विशेषज्ञ बैठे हैं, उनसे संबंधित, उनके विषय से संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। एक और खास बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, मध्य प्रदेश की एक खास बात है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह की तैयारियां वहां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश की धरती पर पधार रहे हैं। वो उज्जैन में श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही वो अन्य विकास कार्यक्रमों की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सीएम ने उज्जैन में तैयारियों का जायजा भी ले लिया है। उज्जैन में श्री महाकाल लोक पूरी तरह से तैयार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने श्री महाकाल लोक की अद्भुत मूर्तियों एवं कलाकृतियों की सराहना भी की है और कहा है श्री महाकाल लोक के लोकार्पण से पूर्व सभी को यहाँ के विशेषताओं के बारे में जानकारी मिले, इसकी तैयारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री महाकाल लोक में चल रही तैयारियों का निरीक्षण करने के बाद कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे जीवन सार्थक हो गया हो। 2016 में जो कल्पना की गई थी कि ऐसा और ऐसी शिव सृष्टि की जाए जिसमें महाकाल महाराज के दर्शन के बाद भक्तों को शिव लीलाएं देखने को मिले। 2017 में विद्वानों से विचार विमर्श हुआ और 2018 में कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति भी दे दी है। तो ये तो बात हुई है कि आज किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उज्जैन आने वाले हैं और इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, कैसे शिव भक्त महाकाल लोक पहुंचेंगे और उसके बाद अद्भुत लीलाएं भी शिव भक्तों को वहां देखने को मिलेंगी। कॉरिडोर का लोकार्पण होगा, साथ ही साथ विक्रमादित्य शोध पीठ वहां पे खुलने वाला है, उसका भी लोकार्पण किया जाना है। माननीय प्रधानमंत्री जिसका लोकार्पण करेंगे। आप सभी देख पा रहे हैं कि कितना सुंदर, कितना अद्भुत दृश्य होगा, कितनी सुंदर कलाकृतियां बनाई गई हैं, जिसका निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी कर चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी आज इसका लोकार्पण करने वाले हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने भी पूरा जायजा ले लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी जब इसका लोकार्पण कर देंगे उसके बाद हम सभी उज्जैन जाने के बाद वहां की लीलाओं का, शिव लीलाओं को बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद बहुत ही सुलभ तरीके से दर्शन करने के बाद वहां लीलाओं का आनंद अवश्य ही लेंगे। आइए अब बातचीत करते हैं हमारे आज के विषय के बारे में। आज हम बालिकाओं से संबंधित ही बातचीत करने वाले हैं। पूरे कार्यक्रम के दौरान मैंने फोन नंबर्स आपको बता ही दिए हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। दोबारा हमारे नंबर्स हैं 0755266049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800233040। इन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और आपके मन में यदि आज के विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं दीक्षित मैम से और जानते हैं कि महिला एवं बाल विकास की ओर से बालिकाओं के लिए किस तरह की योजनाएं बनाई गई हैं ताकि वो उनका उत्थान हो सके। श्रोताओं को नमस्कार। और जो मैडम ने बताया था कि महाकाल लोक का आज लोकार्पण है तो बहुत ही शुभ दिवस है ये, सभी को इसकी मैं बधाई देना चाहूँगी। जो आपने प्रश्न किया है मैडम वो बहुत सारगर्भित है और उसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। किशोरी बालिका को अगर हम देखें, बालिकाओं की आपने बात करी, आज दिवस है बालिकाओं का, तो बालिका मतलब बालिका की शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ तक हमने उसे पहुँचाना है, ये कहे बिना वो बात अधूरी रहेगी। बालिकाओं को जैसे हम लोग जो विभाग काम करता है, हम बच्चे के गर्भ में शुरुआत से हम काम करना चालू करते हैं। गर्भवती माताओं की देखभाल, फिर वो बच्चे को कैसे वो देखभाल करती हैं आगे, तो वहाँ भी हम उनको टेकअप करते हैं। और फिर बच्चे के जन्म के बाद आंगनवाड़ी पे बालिकाओं के साथ में भी, मतलब हमारे लिए बच्चे हैं वो 6 साल तक के, लड़का लड़की दोनों। तो उसके बाद किशोरी बालिकाएँ आती हैं। तो किशोरी बालिकाओं के लिए बहुत सारी अलग से भी स्कीमें हैं हमारे पास में, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत भी हम लोग बालिकाओं के लिए भी मतलब वो उनकी माँ को पैसा दिया जाता है जी। अभी अभी बहुत उसमें परिवर्तन भी आया है, एक बड़ा मेजर प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में। पहले वो 2 बच्चों पे था कि वो उसके प्रसव के दौरान और उसके बाद बच्चे को टीका वगैरह लग जाए, उसके लिए
उसको कुछ आर्थिक सहायता दी जाती थी माँ को। अभी अभी ये चेंज हुआ है कि अगर तीसरा या बच्चा भी मतलब अगर वो है लड़की है तो उसके लिए 6,000 रुपये अलग से भी दिए जाएंगे। इस प्रकार के प्रोत्साहन है। और बालिकाओं के लिए जो अपने अभी तक किशोरी बालिका योजना संचालित थी, तो कुछ दिनों से अभी उसमें कुछ परिवर्तन होना भारत सरकार से जी। तो इस वजह से उसमें थोड़ा सा भी मतलब रुके हुए हैं। बाकी उसका सर्वे वगैरह चल रहा है। लड़कियां 18 ईयर्स तक की लड़कियां कितनी, 18 साल तक की, 11 से 18 साल तक की, तो उसके लिए भी काफ़ी सारे उसमें प्रावधान हैं। बिल्कुल, तो हमें बहुत कुछ जानने को मिला है योजनाओं के बारे में। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से भी चर्चा करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल अब चलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि जैसा कि अभी हमें बताया है राजपाल कौर मैडम ने कि हम बचपन से ही, यानी कि जब भ्रूण में बच्चा रहता है तभी से ही शुरुआत हो जाती है उसकी, तो उस समय कैसे ख्याल रखना चाहिए, सुरभि जी मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में आता है अगर उसे तभी से सही पोषण मिले माँ के गर्भ के अंदर, तो उसकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, डिजीज़ से लड़ने की कैपेसिटी सब कुछ अच्छी रहती है। हम इसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, जैसा कि मैडम ने बताया। एक इम्पॉर्टेंट योजना है जननी सुरक्षा योजना, जिसके अंतर्गत माँ को इलाज के लिए पैसे मिलते हैं, डिलीवरी के लिए और डिलीवरी के उपरांत भी। तो सरकारी इलाज वैसे अस्पतालों में मुफ्त है, वहाँ से उसको आयरन और कैल्शियम की गोलियाँ, फॉलिक एसिड की गोलियाँ सब मिलता है मुफ्त में, टीकाकरण होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि उनको अवेयर करना है, जिसके लिए आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। वो उनके घर जाते हैं, उनको बताते हैं कि आपको अस्पताल जाना है, समय से दिखाना है, समय से दवाई खानी है, समय से खाना खाना है, खाने में किस तरह का आहार लेना ज़रूरी है, वो सब भी वो उनको समझाते हैं, जिसके कारण आजकल डिलीवरी का रेट अस्पतालों में बढ़ गया है। पहले हम घर में डिलीवरियां होती थी, उससे डिलीवरी के बाद या पहले जो तकलीफ़ें होती थी माँ को, कई बार मिटर्नल मोर्टालिटी मतलब गर्भवती औरत की मौत भी हो जाती थी डिलीवरी के दौरान। अब उसका दर काफ़ी कम हो गया है। बिल्कुल। मैम आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी विशेषज्ञ भी हैं, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि पहले जिस तरह की चीज़ें होती थी, जैसे आपने बताया कि कई बार मौत भी हो जाया करती थी, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा रहा है आज के केसेस में? जी बिल्कुल, आजकल लेबर रूम को बहुत अच्छा बनाया गया है। सरकारी आर्थिक मदद से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया है कि स्टाफ बहुत ट्रेंड है, हॉस्पिटल्स वेल इक्विप्ड हैं। किसी भी तरह की हम रिस्क फैक्टर्स, जैसे माँ को खून की कमी है या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या उसकी शुगर बढ़ रही है, जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, हम उनको अर्ली एज पे डिटेक्ट कर पाते हैं। शुरुआती के 3 महीने में ही हम पता कर सकते हैं कि इसके आगे आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे। यदि हम किसी तरह की बीमारी माँ में ढूंढ लेते हैं और उसका समय से इलाज करते हैं, तो माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रह सकते हैं और उनका अच्छे से देखभाल भी हो सकती है। जी बिल्कुल। इसमें मैडम मैं कुछ जोड़ना चाहूँगी, बिल्कुल, क्योंकि हमारा और स्वास्थ्य विभाग साथ साथ काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक के तरीके से हैं। ये मैडम ने जो बात कही वो थी कि लेबर रूम में जब वो आ जाती है तो तब क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, नेचुरली बहुत अच्छी हो गई पहले से। इसके अलावा मैं मैडम बताना चाहूँगी कि आंगनवाड़ी केंद्रों पे हम लोग हाई रिस्क मदर्स की पहचान करके रखते, चिन्हित करके रखते हैं। ये होता है कि श्रोता जैसे सुन रहे हैं उन्हें भी इस ओर उनका ध्यान जाएगा। कोई ऐसी कोई महिला हो तो उसके लिए खास समुदाय को भी ध्यान रखना चाहिए। 4 फुट से अगर कम हाइट की महिला है और वो प्रेग्नेंट है, 18 साल से कम की है और 40 साल से ज़्यादा की है या 40 किलो से कम उसका वज़न है, तो वो जो खून की कमी वगैरह वो तो है ही। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशंस हैं तो हमारी आंगनबाड़ी केंद्रों पे हम लोग उसको, गर्भवती की माता को लाल से घेरा करके रखते हैं और अलग से उसका ध्यान रखते हैं कि कोई भी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो तत्काल जो है वो स्वास्थ्य विभाग को इन्फॉर्म किया जाए, डॉक्टर को इन्फॉर्म किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं चल रही हैं। आइए अब चलते हैं डॉक्टर ट्विंकल के पास और उनसे जानते हैं कि
कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मेडिसिन खाने में लोग घबराते हैं, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन की जब बात आती है तो लोगों को लगता है कि शायद इन पे ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है। कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि जो आराम मिलेगा वो थोड़े लंबे समय के बाद मिलेगा, लेकिन पूरी तरह से जड़ से वो बीमारी खत्म हो जाएगी। तो डॉक्टर ट्विंकल, आपका इस बारे में क्या कहना है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि होम्योपैथिक के बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसलिए लोग ज़्यादा उसके ऊपर भरोसा करते हैं कि होम्योपैथी को बिना किसी डर के ले सकते हैं। और एक्चुअली ऐसा होता है कि कभी भी आप दवाई खाएं तो उसके बाद आपको भी किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई रोग नहीं देता है। दूसरा, जो आपने ये बात बोली कि लोग कहते हैं कि होम्योपैथी बहुत धीरे काम करती है और बहुत समय लगाती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये मुझे लगता है कि लोगों के मन में एक धारणा बनी हुई है, जिसको मैं थोड़ा सा दूर करने की कोशिश जरूर करूँगी कि अगर एक्यूट केस है, यानी कि रोज़मर्रा की जो बीमारियाँ हैं, यानी कि खांसी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, इन केसेस के अंदर आपको रिजल्ट 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत देर से काम करती है। दूसरा, रही क्रॉनिक डिजीजेस की बात, यानी कि बहुत लंबे समय से जो बीमारियां चलती आ रही है, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो बीमारियों को पनपने में इतना समय लगा है तो उनको ख़त्म होने में भी उतना ही समय लगेगा। तो होम्योपैथी ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है या कुछ ऐसा है, लेकिन जब बीमारी इतने टाइम से है तो थोड़ा उसको टाइम तो दीजिए काम करने के लिए। तो ये एक मैं ज़रूर चीज़ बोलना चाहूँगी। बिल्कुल। तो ये हमने देखा कि हर पैथी की अपनी एक अलग विशेषता होती है और हर पैथी अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से काम भी करती है। आइए, ये तो हम बात कर रहे हैं कि विषय से संबंधित हम बातें कर रही हैं, लेकिन चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है तो हर बालिका के जीवन में बचपन से ही कई तरह के संघर्ष भी होते हैं। तो मैम, मेरा प्रश्न आपसे इस वक्त ये है कि आपने शुरुआती दिनों में किस तरह के संघर्ष देखे होंगे, क्योंकि आज से पहले की जब हम बात करते हैं उस समय लोगों को पढ़ाया भी कम जाता था, लड़कियां घर से बाहर कम निकला करती थी। तो आपने जो दौर देखा है उसकी थोड़ी सी चर्चाएं आप जरूर करें। मैडम, मैं आपका सवाल तो वाजिब है, सामान्य तौर पे ऐसा होता है, पर कुदरती बात है कि हमारा जो परिवेश है, मैं पंजाब से हूँ और हमारे वहाँ इस टाइप की हालात नहीं हैं। घरों में लड़कियों को, लड़कों को आमतौर पे बड़ी बहादुरी से शेर कह के बोलो, शेर बच्चा, ये तो हमने कभी वो चीज़ें ना फेस करी, ना हमारे सामने आई। लेकिन जो सामान्य तौर पे समाज में देखने में मिलता है, पहली बात तो ये होती है कि बच्ची अगर है तो उसके जन्म से ही लोग खुश अनुभव नहीं करते हैं। एक तो ये हुआ, उसको तो पता भी नहीं है बच्चे को। अब आजकल तो सोनोग्राफी में और बढ़ गया, पेट में ही पता चल गया बच्ची है तो उसको बिल्कुल भ्रूण हत्या करवा देते हैं। और अगर किसी महिला के पहले बच्चियां हैं और लड़का नहीं है तो घर में ताने देने चालू कर देते हैं। ये भी रेजिस्टेंस, जो बच्चे को भी पता भी नहीं है। फिर वो जन्म ले लिया तो उसको खाने पीने में भी लोग दुर्व्यवहार करते हैं, उसको कम देते हैं खाना। खैर आजकल बहुत कम होता जा रहा है ये, लोग काफी शिक्षित होते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। फिर पढ़ाई में भी है, कोई दूर का स्कूल है, गांव में मैंने ये देखा है, यहाँ पर मध्य प्रदेश की अपनी जो मेरी सर्विस का टेन्योर है उसमें मैंने देखा कि गांव में अगर स्कूल दूर है और रास्ता थोड़ा सा भी अगर जंगल वाला या वैसा है तो 8वीं के बाद स्कूल नहीं है तो उसको दूसरे स्कूल में नहीं भेजना। बिल्कुल मैम, इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेंद्र पटेल जी, स्वागत है आपका। महेंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रश्न है आपका? जी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग करते हैं लोग बात, तो उनकी शुद्धता कैसे परखें कि इनमें कितनी शुद्धता है, क्या परख विधि होती है, उनका इलाज कैसे किया जाता है, मतलब उनका इलाज धीमा होता है लेकिन परफेक्ट होता है, देरी से उसमें स्वास्थ्य लाभ होता है, गुणवत्ता की क्या समय सीमा है, उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें। नमस्कार मैम। बिल्कुल, धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए ये कहना चाहूँगी कि गुणवत्ता आप किसी भी दवाई की ऐसे देख के नहीं पहचान सकते कि हाँ ये उतना गुण रखती है या नहीं रखती है। बट येस, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छे सलाहकार के पास जाते हैं, तो वो आपको दवाई जो देते हैं बहुत ही अपने हिसाब से और सिंगल और सिंपल तरीके से दवाई देते हैं। होम्योपैथी में खुद ही है कि मतलब बात है कि होम्योपैथी में दवाइयों में किसी प्रकार का कोई मिक्सचर नहीं होता है, वो एक सिंगल तरीके से प्रोक्योर की जाती है और उसी तरीके से वो दी जाती है और ऐसे ही वो पेशेंट्स के अंदर काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसकी गुणवत्ता देख सकते हैं, पहचान सकते हैं,
बट यस आप उसके अंदर आप उस दवाई लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स महसूस नहीं होते हैं, दूसरा आपको वो असर भी करती है। और ऐसा नहीं है, मैं अगेन फिर से ये बात कहना चाहूँगी कि होम्योपैथी ऐसा नहीं है कि बहुत धीमे काम करती है, और ये बहुत सही टाइम ज़रूर लेती है, पर वो आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी लंबी है। बिल्कुल। डॉक्टर सुरभि, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि दवाइयों की गुणवत्ता की बात की जा रही है यहाँ पे, तो आप क्या कहना चाहेंगे गुणवत्ताओं के बारे में कि कैसे पहचाना जाए? देखिए, उसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है आदमी के लिए। अब ही दो तरह की दवाइयाँ आती हैं बाज़ार में, एक होती हैं जेनेरिक मेडिसिन, एक होती हैं ब्रांडेड मेडिसिन। जेनेरिक मतलब जैसे पैरासीटामॉल है, वो पैरासीटामॉल के नाम से ही आएगी, वो क्रोसिन या कैल्पॉल या डोलो के नाम से नहीं बेची जाएगी। क्योंकि उस पे ब्रांड का नाम नहीं है, उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं हो रही है, इसलिए उसका दाम नॉर्मल दवाई से कम है। बट अगर हम उसको एक कंपनी को दे दें जो अपना एडवर्टाइजमेंट करे और फिर उसको अपने नाम से बेचे, जैसे पैरासीटामॉल का एक एग्जांपल ले लीजिए, तो वो क्रोसिन के नाम से भी बिकती है, डोलो के नाम से भी बिकती है, कैल्पॉल के नाम से भी बिकती है, सुमोल के नाम से भी बिकती है। ऐसे एक लंबी लिस्ट निकल जाएगी अगर हम ढूंढें तो। बट सारी मेडिसिन्स हमारे देश में FDA अप्रूव्ड होती हैं, मतलब ड्रग अथॉरिटी से अप्रूव होके आती हैं कि वो उतनी प्योर हैं, उनकी स्टैंडर्ड इतनी अच्छी है कि वो पब्लिकली अवेलेबल हो सके। तो अगर वो टेस्ट पास करके आती हैं तभी वो मार्केट में आती हैं और तभी वो बिकने के लिए अलाउड होती हैं। तो उसके लिए एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। कई बार एक कंपनी को एक दवा मार्केट में लाने के पहले 4 तरह के क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ते हैं, प्रूफ करना होता है कि ये हानिकारक नहीं होगी, बेनिफिशियल होगी, मरीज़ की सेहत पे सही असर करेगी, तभी वो दवा मार्केट में आती है। मान लीजिए अगर इतने सारे ट्रायल्स के बावजूद कोई दवा मार्केट में आने के बाद, खाने के बाद गलत असर दिखाने लगती है तो उसको तुरंत मार्केट से हटा लिया जाता है। इस तरह की एक दवा थी जिससे फोकोमेलिया होता था, हाथ पैर ठीक से नहीं बन रहे थे बेबीज़ के, तो उसको तुरंत ले लिया गया था। बिल्कुल, यानी कि आपको भरोसा करना होगा, आपको भरोसा करना होगा अपने डॉक्टर्स के ऊपर जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। वो मेडिसिन यदि आप लेंगे तो आपका उन पे ट्रस्ट बना रहेगा और मेडिसिन पे भी ट्रस्ट बना रहेगा। राजपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी इस विषय में आपका क्या कहना है? आपकी राय? मेरा कहना यह था, जिन्होंने सवाल किया था मैं उनको बताना चाहती हूँ। मेरी एज 50+ है और मैंने अभी तक ये एलोपैथिक दवाई नहीं खाई, मैं हमेशा होम्योपैथिक खाती हूँ। और मेरे को इतनी इससे अच्छी दवाई मेरे को कभी समझ में नहीं आई कि कोई हो। मेरी बच्ची भी है, वो उसको भी मैंने शुरू से होम्योपैथिक दी है, और ये खांसी जुकाम जो दूसरी दवाइयों से ठीक बल्कि नहीं होता है वो इससे ठीक होता है। और वो नेचर पूछ के भी देते हैं, जो होम्योपैथिक की दवाई जहाँ से मैं लेती हूँ वो नेचर पूछा करते हैं आपको किस टाइप का खाना पसंद है, गुस्सा जल्दी आता है क्या, ऐसी। तो जो इंसान की खुद की प्रकृति है उसके हिसाब से शायद ये दवाइयाँ बनी है। मैडम मैं इसके अंदर मैं तो कुछ ज़रूर इसके अंदर ऐड करना चाहूँगी कि जैसा मैम ने अभी बोला कि हम उसके अंदर उसका नेचर, उसका क्या वो फिजिकल सिम्टम प्रेजेंट कर रहा है या क्या वो मेंटल सिम्टम प्रेजेंट कर रहा है, हर चीज़ पूछ के दवाई देते हैं। क्योंकि हमारे लिए बीमारी इंसान के शरीर के अंदर है, जो वो बाहर दिखाई दे रहा है वो सिर्फ महज एक सिम्टम है। तो इंसान बीमार है, ना कि उसकी गला बीमार है या फिर उसका लिवर बीमार है, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हमारे लिए ओवरऑल पर्सन को जानना बहुत ज़रूरी है कि उसको पूरा वो क्या प्रेजेंट कर रहा है और उसके बेसिस पे हम लोग दवाई देते हैं। बिल्कुल, यानी कि सारे डॉक्टर्स जो हैं वो सब तरह की जांचें करते हैं, पड़ताल करते हैं और उसके बाद आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, उनसे सही सलाह लेना चाहिए और जो मेडिसिन वो आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उन मेडिसिन पे आपको भरोसा करना चाहिए। और उसके बाद यदि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत समझ में आए उस मेडिसिन को लेने के बाद, तो तुरंत अपने डॉक्टर्स के पास जाके उनसे कंसल्ट अवश्य ही करना चाहिए। मैम, आपसे हमारी बातचीत हो रही थी इस फोन कॉल के पहले। जी, वो आपने अपनी थी बात की, संघर्ष लड़कियां जो महसूस करती हैं, तो अपनी बात वहाँ रुकी थी कि वो स्कूल दूर होता है तो वो नहीं जा पाती है। लेकिन जो गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को देखते हुए साइकिल देने का जो प्रोग्राम चलाया, तो लड़कियां अब साइकिल पे क्या इकट्ठी जाती हैं। कभी आप गांव साइड जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इकट्ठी 5-5, 10-10 लड़कियां मजे से साइकिल चलाती हुई स्कूल की ओर जा रही हैं। उससे एक बड़ी शिक्षा में लड़कियों के क्रांति आई है। ऐसे ही गाँव की बेटी योजना भी चलाई है सरकार ने, जो लड़की फर्स्ट आती है उसको अलग से काफ़ी सारा आर्थिक उसको लाभ
दिया जाता है, एडमिशन्स के लिए हायर एजुकेशन में उसको थोड़ी प्रायोरिटी दी जाती है, बच्ची को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसके बाद संघर्ष जो है वो लड़की बड़ी हुई तो ये है कि उसका जो मैं मानती हूँ, मतलब आपने मेरे से पूछा था, वो है हेल्थ के इश्यूज पर है। तो मैडम बात कर रही थी वो बिल्कुल सही है। लड़कियाँ 10-11 साल तक तो बच्चियाँ हैं, उनको ज़्यादा समझ नहीं होती, खाया पिया जिस भी तरीके का खाना घर में मिलता है ठीक है, लेकिन ना उसके बाद लड़कियों में ये भावना आजकल बहुत होती है कि दुबले रहना, शायद दुबले रहने में सुंदरता है, तो वो उनमें एस्थेटिक सेंस आने लगता है, किशोरी होने लगती है ना, तो शीशे के सामने ज़्यादा खड़े हैं, कमर उमर नाप रहे हैं चोरी से, तो ये सब होता है उनमें। तो उस समय क्या है कि लड़कियों को डाइट के बारे में बहुत अच्छा उनको मोटिवेशन होना चाहिए कि ये ताकतवर इंसान सुंदर होता है, अपने आप ग्लो होता है उसके फेस पे, और मजबूती होना बहुत ज़रूरी है। तो डाइट का संघर्ष एक रहता है, कुछ पेरेंट्स की ओर से कभी कभी उतनी चीज़ें अवेलेबल घर में हैं भी तो समझ नहीं है कि क्या खाना है, दूसरा लड़कियों की ये भावना, और तीसरी जो सबसे नई चीज़ चालू होती वो होता है उनको जो अपना ये मासिक चक्कर चालू होता है, मेंसेस चालू होते हैं, तो उसमें उनका ब्लड लॉस होता है हर महीने, और उसकी भरपाई के लिए आयरन बहुत ज़रूरी होता है। तो आयरन का घर की डाइट में ना होना भी एक संघर्ष की स्थिति बनती है, आगे की पढ़ाइयाँ इससे प्रभावित होती हैं। मैं 1 मिनट में और बताना चाहूँगी कि मैं एक ज़िले में, गुना ज़िले में मैं जिला अधिकारी थी अपने विभाग की, तो वहाँ हमने प्रयोग किया था इसका, यही एनीमिया पे मैडम तो उसमें ये पायलट किया था, फिर वो एक योजना के रूप में सामने आया। तो एनीमिया की स्थिति जब देखी तो मैं शुरू में बड़ी विरोधी थी कि क्यों किया जा रहा, गाँव है, अच्छा संपन्न जिला है वो, लेकिन जब सर्वे किया तो लगभग 80% लड़कियां जो थी वो एनीमिक थी किसी न किसी रूप में। साथ में सर्वे में ये भी हमने पॉइंट लिया कि जो लड़कियां एनीमिक हैं तो उनका एजुकेशन में उनका क्या झुकाव है, तो ट्रेंड क्या है, तो वो लड़कियां ज़्यादातर होम साइंस सब्जेक्ट ले रही हैं, अंग्रेजी गणित जिसमें थोड़ा दिमाग लगता है वो उसे घबराती थी उससे, और उनके नंबर भी कम रहते थे। फिर जब आयरन सप्लीमेंट चालू किया और डाइट के लिए हमने अवेयरनेस कैंप्स लगाए हैं तो उसके बाद से उनके परसेंटेज में सुधार आया और हर चीज़ में सुधार आया, मतलब यानी कि अगर एनीमिक बच्ची है तो उस समय ये भी देखा जा सकता है कि पढ़ाई पे भी प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर सुरभि, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इस तरह के पेशेंट्स आपके पास भी आते हैं, क्या डाइट की कंसल्टेंसी लेते हैं शुरुआती दिनों से ही, या किसी बच्ची का मासिक धर्म जब शुरू होने वाला रहता है या शुरू हो चुका रहता है उस वक्त आपसे सलाह ली जाती है? हाँ, आजकल क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई है, हमारी पहली पीढ़ी भी आजकल एजुकेटेड है जो अपने बच्चों के लिए ज़्यादा ध्यान रख रही है, उनकी सेहत का, उनकी पढ़ाई का। तो ऐसी मदर्स काफ़ी अपनी एडोलेसेंट लड़कियों को लेकर हमारे पास 14-15 साल में आते हैं कि अभी इनका पीरियड आना शुरू हुआ है तो उनको किस तरह की डाइट एक्स्ट्रा देनी चाहिए, कैसे हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, किस तरह के पैड्स यूज़ करना है, कैसे ब्रा पहनना है, क्या खाने में खाना है, अगर हमको कोई सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है, ये सब सलाह लेने वो हमारे पास आते हैं, जिसे देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है कि माँ भी अपनी बेटी के लिए इतनी अवेयर है। बिल्कुल। तो यानी कि अगर हमारे अंदर नॉलेज है, अगर हम कुछ चीज़ के बारे में जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, हम जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो वो कितना बेहतर हो सकता है आने वाली जनरेशन के लिए, उनके फ्यूचर के लिए कितनी सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। डॉक्टर ट्विंकल, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्या आपके पास इस पैथी में भी कुछ लोग आते हैं, जानकारी लेते हैं, आप क्या कहना चाहिए? जी यस, बिल्कुल। जैसे अभी हम अनीमिया के बारे में ही बात कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं अनीमिया के, और उसके अंदर इनफैक्ट अभी मैं एक और चीज़ के अंदर ऐड करना चाहूँगी कि आजकल स्कूल में भी प्रोग्राम्स होने लग गए हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने लग गए हैं, जहाँ पे लड़कियों को पहले से ही मतलब जागरूक किया जाता है कि आपको मतलब इस महीना आ सकता है या महीना होने वाला है, तो उसके बारे में सब बताया जाता है। तो क्या होता है, कई बार लड़कियां जब पहली बार देखती हैं तो वो घबरा जाती हैं, पर आजकल वो पहले से ही उस चीज़ के लिए तैयार रहती हैं। तो ये चीज़ होती है। बाकी जो अनीमिया के केसेस आते हैं उसके अंदर हम लोग डाइट एडवाइस करते हैं कि आपको कैसे प्रॉपर डाइट लेना है, क्या एक्सरसाइजेस वगैरह, ये सब हम चीज़ें एडवाइस करते हैं। तो इसके अंदर हमारा बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल, यानी कि सभी डॉक्टर्स यही चाहते हैं कि लोग आएँ, जाने
और सही क्या है बच्चों के लिए वो आगे करने का प्रयत्न रहे ताकि उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। मैं आज एक हम चीज़- जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर एक सुरभि। चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगी, हम जी। ये सोचते हैं कि अनीमिया है तो सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी से जी। है, जबकि ऐसा नहीं है, उसमें डॉक्टरी सलाह की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। कई बार अनीमिया दूसरे हीमोग्लोबिनोपैथीज, मतलब जैसे थैलेसीमिया हुआ, सिकल सेल हुआ, जो हमारे इंडियन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है, बट हम उसको ढूंढ नहीं पाते क्योंकि जी। मरीज़ हमारे पास नहीं आते। जब मरीज़ हमारे पास आएंगे, जांच कराएंगे, तब हमें पता चलेगा कि ऐसी कोई और बीमारी तो नहीं है। जैसे थैलेसीमिया है, ये फैमिली में रन करती है, सिकल सेल अनीमिया है, ये फैमिली में रन करती है। जी। इन कारणों से भी हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है, लाइफ लॉन्ग मरीज़ को ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है। अगर हमको इसका सही समय पे पता चल गया है जी। तो हम घर के दूसरे परिवार के लोगों का भी जांच कर सकते हैं, बिल्कुल। या हम जब अपनी फैमिली प्लान कर रहे हैं या मैरिज प्लान कर रहे हैं तो हम अपने पार्टनर का भी पहले टेस्ट करके देख सकते हैं, ताकि हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स पर इसका असर ना पड़े। बिल्कुल। मान लीजिए कोई एक थैलेसीमिया कैरियर है, या किसी के घर में थैलेसीमिया मेजर का कोई बेबी है जिसको हर हफ्ते या हर महीने खून चढ़ रहा है, उसकी स्थिति अगर आप देखोगे तो इट इज़ सच अ मेंटल ट्रॉमा कि हम एक बच्चे को बार बार खून चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा बच्चा दोबारा इस दुनिया में ना आए, इसके लिए हम पहले से जांच कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए विशेषज्ञ के पास जाना बहुत ज़रूरी है, और समय से सही इलाज लेना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये प्लस बहुत उनको महत्वपूर्ण चीज डाइट है, समय से और सही इलाज लेना बेहद आवश्यक हो जाता है। जी। प्लस डाइट, जैसे हम सब लोग बोल रहे हैं कि डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले ज़माने में आयरन डेफिशिएंसी इसलिए भी नहीं होता था क्योंकि हम लोहे के बर्तनों में या कढ़ाई में खाना बनाते जी। थे, तो ऑटोमेटिकली कढ़ाई का आयरन भी पहुंचता था। अभी क्या हो गया, हम बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं या एल्यूमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आयरन की क्वांटिटी उसमें भी कम हो गई। बिल्कुल। तो हमें सही सिलेक्शन ऑफ फूड करना चाहिए, मतलब एटलीस्ट बच्चों को ये पता हो कि क्या खाना सही है क्या नहीं, और किस मात्रा में कौन सी चीज़ ली जा सकती। ऐसा नहीं है कि जंक फूड फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल नहीं खानी, बट उसके साथ उनको हरी सब्जियां खिलाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जो घर से ही बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल। अगर हम घर में ऐसी चीज़ें बनाएंगे शुरू से, जैसे मेथी है, पालक है, दाल भाजी है, लाल भाजी है, छोले की भाजी है, कितनी भाजियाँ आती हैं, और अभी विंटर्स आ रहे हैं, ठंड का मौसम है, तो हर तरह की हरी सब्जी मिलेगी। तो अगर हम बच्चे को शुरू से घर में ऐसा खाना बनाएं और खिलाएं तो उनकी आदत बन जाती है, जो पास ऑन करता है जनरेशन टू जनरेशन। जो हमने हमारी दादी नानी का बना खाना खाया वो हमें स्वाद अभी तक याद है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जनरेशन टू जनरेशन ये सारी चीज़ें पास ऑन होती हैं। यदि बच्चा शुरू से ही वो चीज़ खाएगा तो चीज़ों का स्वाद बच्चे को बचपन से ही लगा रहेगा। इसलिए आपको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि सीजनल जो भी चीज़ें आती हैं, चाहे सब्जियां हो, फ्रूट्स हो, हर चीज़ अपने बच्चे को अवश्य ही खिलानी है। भाई आज बालिका दिवस है, तो बेटी के ऊपर यदि कोई गीत ना हो तो कार्यक्रम कहीं ना कहीं अधूरा सा रह जाएगा। तो चलिए हम भी चलते हैं और सुनते हैं बेटियों पर ये प्यारा सा गीत। बिटिया है मेरी दुनिया, बिटिया है दिल का टुकड़ा। बिटिया है मेरी दुनिया, बिटिया है दिल का टुकड़ा। बिटिया है घर की रौनक, चंदा सा उसका मुखड़ा। बिटिया है मेरी दुनिया, बिटिया है दिल का टुकड़ा। बिटिया है घर की रौनक, चंदा सा उसका मुखड़ा। बिटिया है मेरी दुनिया।
है दिल का टुकड़ा, बिटिया है घर की रौनक, चंदा सा उसका मुखड़ा। बिटिया है मेरी दुनिया। बिटिया है घर की शोभा, वो घर चला रही है। दादी को भी वो अपनी पढ़ना सिखा रही है। सबका दुलार पाकर नाजों से वो पली है, वो मुझसे ज्यादा अपनी दादी की लाडली है। बिटिया है मेरी दुनिया, बिटिया है मेरी दुनिया, बिटिया है दिल का टुकड़ा, बिटिया है घर की रौनक, चंदा सा उसका मुखड़ा। बिटिया है मेरी दुनिया। बेटी माँ से बोली लालच जिन्हें सताए, जो घर दहेज मांगे क्यों ऐसे घर में जाए। ये सारी बेटियां हैं आने वाले कल की नारी, जब आधा देश नारी फिर क्यों है ये बेचारी। बिटिया है मेरी दुनिया, बिटिया है मेरी दुनिया, बिटिया है दिल का टुकड़ा, बिटिया है घर की रौनक, चंदा सा उसका मुखड़ा। बिटिया है मेरी दुनिया। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, जो घर पसंद हो खुदा को बेटियां वहाँ होती हैं। इसलिए तो कहा गया है बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। हम देख रहे हैं हमारी माननीय राष्ट्रपति जी भी आज एक बेटी ही हैं जो हम सभी को गौरवान्वित करती हैं। आइए अब चलते हैं वापस अपने विषय पर आते हैं और बात करते हैं कि किस तरह से सरकार द्वारा बेटियों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं और किस तरह से बेटियां उसका लाभ भी उठा रही हैं। मैम, कई बार ये भी देखा गया है कि सरकार का तो पूरा प्रयत्न रहता है कि हम विभिन्न तरह की योजनाओं को चलाएं, लोगों तक उसका लाभ पहुंचाएं, लेकिन लोगों को अवेयरनेस कहीं ना कहीं कम रहती है, लोग कम आ पाते हैं। तो उसके लिए भी क्या किस तरह से कार्य किए जाते हैं? मैडम, हर एक योजना के लिए प्रचार प्रसार तो बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी को जानकारी नहीं है और कई बार उसकी अप्रोच में नहीं होता। अब ये होता है कि जाएंगे पता नहीं वहाँ पे आगे ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए हर स्तर पर हमारे विभाग से प्रचार प्रसार होता है। हम लोग जैसे आंगनवाड़ी केंद्र तो है ही, चूँकि हर गांव में है, तो पूरी जो वहाँ जनसंख्या होती है उसके अधीन लगभग 1000 के आसपास होती है। और आदिवासी इलाकों में जहाँ वो है, मतलब हिल एरिया है और दूर दराज, क्योंकि छोटे छोटे उनके गांव होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, तो वहाँ पर कम जनसंख्या पर होती है। तो उसका काम ही रहता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कि हर घर में जाए, गृह भेंट करे और योजनाओं के बारे में वो इनको जानकारी दे। तो इस तरीके से हमारा कोई जगह ऐसी नहीं है मध्य प्रदेश में जहाँ पर अपनी योजनाओं की ये बात ना पहुँची हो। ये है कि कई बार थोड़ा देर सवेर हो जाती है लोगों के अप्रोच करने में, या कोई कागजात ज़रूरी, जैसे आजकल आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है, नहीं है, या कहीं माइग्रेट हो गए कई लोग, चले जाते हैं गुजरात में या पास के स्टेट्स में चले जाते हैं, वहाँ होता है। बाकी पूरी इसकी मतलब अवेयरनेस हम लोग। मैम, अगर किसी को जानकारी चाहिए, नहीं मिल पा रही है, तो उससे सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? हाँ, उन्हें क्या है कि आजकल लोक सेवा केंद्र खुले हुए मैडम हर गांव में है ये,
लोक सेवा केंद्र पे चले जाएं, या अपने जो साइबर अपने कैफ़े खुले हुए हैं, मध्य प्रदेश ऑनलाइन है ना, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो है ही उसके पास में, तो कभी वो तो चूंकि स्थायी है वहीं पर है और गांव की ही होती है और सबसे उसका परिचय भी होता है, सब जानते हैं उसको, तो वहाँ चले जाएं तो सब चीज़ की उसको जानकारी मिलती है और वो हेल्प करती है। बिल्कुल। डॉक्टर सुरभि, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम बात कर रहे थे कुछ देर पूर्व में कि कई बार ऐसा भी होता है कि एक घर में एक बेटी आ चुकी है, उसके बाद कई सारी ऐसी मेडिसिन लेने की कोशिश करते हैं लोग, अगर पता पड़ जाता है कि अबॉर्शन हो जाए या फिर बेटा ही हो, इस तरह की मानसिक स्थिति बन जाती है कि कोई सी मेडिसिन लेने से बेटा ही हो जाएगा, तो ऐसे पेशेंट्स भी क्या आपके पास आते हैं, और क्या इस तरह की गोलियां लेने से महिलाओं को कोई नुकसान पहुंच सकता है? हाँ, ये बहुत सही सवाल है। अनजाने में हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हमें बेटा ही हो, बट ऐसी कोई दवाई नहीं है कि हमें बेटा ही पैदा होगा, इसके लिए कोई दवाई नहीं होती। कुदरत डिसाइड करती है, मतलब भगवान जी बताते हैं कि आपको बेटा मिलेगा कि बेटी, और वो लोग बहुत भाग्यवान हैं जिनको बेटी मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसी कोई दवाई नहीं है, तो ऐसी दवा ना लें। अगर कोई आपको बता रहा है कि इस दवा को खाने से ऐसा होगा, तो वो गलत सलाह दे रहा है। दूसरा, आजकल लॉज इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं, लीगल प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं कि एक एक्ट बना दिया है गवर्नमेंट ने, 1971 में बनाया था, जो रिफाइन किया गया बाद में लेटर 90s में, जिसको PCPNDT एक्ट कहते हैं, जिसका मतलब है कि प्री कंसेप्शनल एंड प्रीनेटल डिटेक्शन टेस्टिंग या प्रोसीजर्स। इसमें सभी तरह के प्रोसीजर्स आते हैं, मतलब सोनोग्राफी उसका एक पार्ट है, उसके अलावा भी कई तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं, या भ्रूण के पास जो पानी है उसको निकाल के जांच कर कर हम क्रोमोसोम से देख सकते हैं कि बेटा होने वाला है या बेटी, बट दैट इज़ नॉट लीगली अलाउड इन इंडिया। कोई भी डॉक्टर, भले ही सोनोग्राफी में दिखता है नहीं दिखता है वो दूसरी बात है, किसी भी मरीज़ को या मरीज़ के रिश्तेदारों को पूछने पर या बिना पूछने पर ये नहीं बता सकता कि आपको बेटा होने वाला है या बेटी। अगर वो बताता है तो वो इलीगल काम कर रहा है, इट इज़ अ क्रिमिनल एक्ट। दूसरा ये कि जब हम ऐसी जांच करते हैं तो हमको कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जो सिर्फ बेटे को ही अफेक्ट करेगी। एक्स-लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर वो ऐसे डिसऑर्डर्स फैमिली में रन कर रहे हैं और हम उस बीमारी का पता लगाने के लिए ये पता कर रहे हैं कि भ्रूण में बेटा है या बेटी, दैट इज़ लीगली अलाउड। इसमें से एक बीमारी होती है कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, यह एक बीमारी है जिसमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाती है। दीज आर ऑल एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक मतलब ये सिर्फ बेटों में ही होगी, क्योंकि बेटियों में 2 एक्स होते हैं। अगर एक गड़बड़ एक्स भी मिल गया तो दूसरे वाले से बेटी एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकती है, बट वो कैरी फॉरवर्ड मतलब पास ऑन कर सकती है अपने आने वाले बेटों को। तो उस समय में अगर ऐसी जांच की जाए कि पेट में बेटा है या बेटी, दैट इज़ ओके। बिल्कुल। एक प्रश्न और मेरा आपसे है कि कई बार लोग बार बार जल्दी जल्दी एबॉर्शंस करवाते हैं। मतलब ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जाती है, फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से जल्दी जल्दी इस तरह की दवाइयाँ लेते हैं, तो क्या वो नुकसानदायक? बहुत नुकसानदायक है। माँ के शरीर को एक अपना रिजर्व बना के रखना पड़ता है, जिस रिजर्व से वो आने वाले बच्चे को ठीक से पोषण दे सके और एक हेल्दी बेबी इस दुनिया में आ सके। तो अगर अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर बार इंटरकोर्स करने पे यू टेक एन आईपिल, दैट इज़ रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। इट अफेक्ट्स यू दी अदरवाइज। आपकी सेहत पे गलत असर पड़ने लगता है, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ एक मकसद से बनाई गई हैं। कभी कोई इमरजेंसी हो गई है तब आप वो दवा लें, अदरवाइज यू प्लान योर फैमिली। आजकल कॉन्ट्रासेप्शन का इतना बड़ा कैफेटेरिया है, यू कैन टेक अ पिल, आप कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कॉपर टी डलवा सकते हैं। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर स्टेरिलाइजेशन, मतलब नसबंदी का ऑपरेशन कर सकते हैं। पति भी करा सकता है, पत्नी भी करा सकती है। तो वाई टेक अ चांस? इफ़ यू वांट टू स्पेस योर प्रेगनेंसी, आप दवा ले लें, कॉन्डम ले लें, डॉक्टर की सलाह ले लें, वो एक कॉपर टी डाल देंगे। कॉपर टी तो लंबे समय तक आपको मदद कर सकती है, और ना सिर्फ गर्भ को रोकने के लिए, इट हेल्प्स यू अदरवाइज कि आपका पीरियड में जाने वाला खून कम हो जाएगा, एनीमिया के चांसेस कम हो जाएंगे, आपको अदरवाइज कोई और पिल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इट इज़ अ वेरी गुड मेथड टू स्पेस योर प्रेगनेंसी एंड कीप यू हेल्दी। बिल्कुल।
कई बार ये भी देखा गया डॉक्टर ट्विंकल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस तरह की जो मेडिसिन रहती हैं, सोचते हैं कि एलोपैथी मेडिसिन कई बार हो सकता है नुकसान कर जाए, होम्योपैथी के कोई नुकसान नहीं हो सकते हैं, तो क्या आपके पास भी इस तरह के कोई पेशेंट्स आते हैं इस तरह की मेडिसिन लेने के लिए? जी बिल्कुल, हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं कि अगर जिन्होंने बहुत ही इलीगल तरीके से या फिर ऐसे ही हो गया है, प्रेगनेंसी हो गई है, एक कम उम्र की बच्ची को प्रेगनेंसी हो गई है, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादातर डॉक्टरों के मतलब ज़्यादा हॉस्पिटल्स में ना जाने की वजह से एक क्लिनिक पे आते हैं और हमें कहते हैं कि क्या हम मतलब इसको अबॉर्शन करा सकते हैं या वो करा सकते हैं। तो ऐसे कई केसेस हमारे पास आते हैं, जबकि मैं भी यही चीज़ कहना चाहूँगी कि ये ठीक नहीं है, हाँ उस लड़की की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। तो आजकल जैसे अभी इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रिवेंटिव मेथड्स हैं, हम कॉन्ट्रासेप्शंस यूज़ कर सकते हैं, बट वो भी ऐसा नहीं है कि आप बैक टू बैक आप आई पिल्स खा रहे हैं और ये सब ले रहे हैं। तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, हर चीज़ को दिमाग में रखते हुए हमें वो सोचना चाहिए। बिल्कुल। मैम आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्या आपने इस तरह के पेशेंट्स देखे हैं, क्योंकि बालिकाओं की सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है, कई बार लोग यूज़ नहीं करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ें और इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं, तो क्या आशा कार्यकर्ता या वहाँ के आंगनवाड़ी लोग मरीजों को बताते हैं या फिर महिलाओं को जागरूक करने का प्रयत्न करते हैं? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा जो है दोनों लोग, ये इनको चूँकि विभाग से बार बार मतलब लगभग समझिए कंटिन्यूएशन में इन लोगों को इन्फॉर्मेशन जो होती है वो दी जाती है, ओरिएंटेशंस दिए जाते हैं, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। और हम लोग डॉक्टरी एक्सपर्ट वे में तो नहीं देते, लेकिन जनरल जो अपन समझते हैं हमारे उसमें होता है। बाकी हेल्थ विभाग साथ में रहता ही है, तो वो लोग समझाइश देते रहते हैं इन चीज़ों के बारे में कि प्रेगनेंसी और खासकर 3 साल का डिफरेंस रखना 2 बच्चों के बीच में, इस पे तो बहुत ज़्यादा जोर देते हैं विभाग में। बिल्कुल, यानी कि 3 साल का डिफरेंस होना चाहिए, माँ भी स्वस्थ होना चाहिए, यदि माँ स्वस्थ होगी, बालिका स्वस्थ होगी, महिला स्वस्थ होगी, तभी तो आने वाला जो बच्चा है वो भी स्वस्थ होगा। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि बालिकाओं को, महिलाओं को कभी भी इस तरह की कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। और दूसरी चीज़, यदि आपको कोई प्रेशर कर रहा है किसी तरह की कोई मेडिसिन लेने के लिए, तो आपको अपने लिए, अपने हक के लिए ज़रूर ही खड़े होना चाहिए। डॉक्टर सुरभि, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या ऐसा कभी आपके सामने कोई पेशेंट आता है जो बेबी कंसीव कर चुका है और आगे कंटिन्यू करना चाहता है, पर कई बार फैमिली प्रेशर ऐसा होता है या फिर आजकल लोग पता नहीं कौन कौन से कैलकुलेशंस लगाने के बाद डिसाइड करते हैं कि नहीं इस बार बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है, और उसके बाद फिर वो नहीं चाहते इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना, पर मदर चाहती है, तो वो आपसे कुछ बताने के लिए कुछ बोलते हो कि नहीं उन्हें ऐसा बता दीजिए। इस तरह की कोई केसेस आपने देखे हैं? हाँ, इस तरह के बहुत मरीज़ आते हैं जो अकेले में बात करना चाहते हैं, अपने फैमिली के प्रॉब्लम्स भी हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, बट अल्टीमेटली हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं, सोल्यूशन दे हैव टू फाइंड देमसेल्व्स। उनको आपसी सलाह से जो घर पर एक फाइनल डिसीजन होता है वही अक्सर देखा गया है कि मानना पड़ता है, क्योंकि वो अकेले इस जीवन को आगे नहीं ले जा सकती, उसको एक परिवार की ज़रूरत है आने वाले जीवन को देखने के लिए। तो यदि हम उसकी मदद करना चाहें तो बहुत सलाह दे सकते हैं, बट मानना ना मानना उन्हीं के हाथ में है। बिल्कुल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज बालिका दिवस पर, लेकिन बालिका, एक बढ़ती हुई बालिका के मन में किस तरह के सवाल आते हैं वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैम सुरभि जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, जैसा प्रश्न मेरा दीक्षित मैम से था कि आपने किस तरह की परेशानियों का या संघर्षों का सामना किया है आज इस मुकाम तक पहुँचने के लिए? और एक्चुअली जैसा मैडम ने बताया, मैंने भी बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं देखे अपनी लाइफ में, क्योंकि आई बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ मैं 4th जनरेशन ऑफ डॉक्टर हूँ। मेरे नाना जी मतलब मम्मी के नाना जी डॉक्टर थे, मेरे नाना जी डॉक्टर थे, मेरे माता पिता दोनों डॉक्टर हैं, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं। सो वी बिलोंग टू अ फैमिली जिसमें सबको पढ़ना ही था, किसी की और कोई इच्छा ही नहीं थी। और क्योंकि हमारे यहाँ इतने सारे डॉक्टर्स थे, सो वी वर सो इंस्पायर्ड कि मुझे मेरी मम्मी की तरह बनना है, मुझे मेरे पापा की तरह डॉक्टर बनना है, उनकी तरह पेशेंट्स की लाइन होनी चाहिए। वो जब खुश होके घर जाते हैं या एक मिठाई का डिब्बा लेके आते हैं, दैट द फीलिंग इज़ सो गुड कि मुझे वो देखकर ही मन था बचपन से कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है। क्या बात है। लेकिन महिलाओं की डॉक्टर बनना है, ये आपने कैसे सोच के रखा था कि मुझे महिलाओं के लिए ही कुछ करना है? बिकॉज दैट इज़ द ओनली फील्ड इन मेडिसिन दैट कैन ब्रिंग हैप्पीनेस टू ईच एंड एवरी वन। यहाँ हम एक ज़िंदगी नहीं 2 ज़िंदगी देखते हैं, और हर एक इंसान जो अपने बच्चे को पहली बार उठाता है या उसका
हाथ पकड़ के अच्छा, उसको, हाँ मतलब स्पर्श करता है वो feeling। that touch is so awesome, you cannot have that feeling anytime anywhere else in the world. बिल्कुल बिल्कुल, सच So- में बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। जब एक बच्चे का जन्म होता है और माँ के हाथ में उसका शिशु होता है, वो फीलिंग जब आप देखते होंगे, और आप तो हर रोज ही वो फीलिंग्स देखते होंगे। एंड डिस्पाइट दैट, ना सिर्फ जब वो पैदा हो रहा है, बिकॉज आई बिलोंग टू अ फील्ड, जब मैं फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, जी एंड आई सी द बेबी इनसाइड द वूम। अभी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है, 3D मशीन्स आ गई हैं, एंड इफ़ यू शो अ फेस, मतलब बच्चे का फेस अगर आप मदर को 3D में दिखा दो, एंड दैट फीलिंग इज सो ग्रेट कि यार मेरा बेबी ऐसा दिख रहा है। तो वो खुशी और वो एहसास इतना अद्भुत है कि उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर विच कैन ब्रिंग हैप्पीनेस। तो मेडिसिन इज सच अ फील्ड कि उसमें अगर ब्लड प्रेशर हो गया तो ज़िंदगी भर ब्लड प्रेशर रहना ही है, रोज़ आपको दवाई खानी ही है। शुगर हो गई तो लाइफ लॉन्ग, जब तक आप नहीं जी रहे, मतलब टिल यू डाई विद दैट शुगर। So pregnancy is something which is so joyful, so fulfilling and so rewarding. हर एक दिन उसका इतना अच्छा है कि मुझे शुरू से पता था कि मुझे मेरी माँ की तरह ऐसा ही डॉक्टर बनना है। क्या बात है, और आज आप उस मुकाम तक पहुंच भी गई हैं, इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं Thank भी हम you. देंगे। डॉक्टर ट्विंकल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने क्या कोई संघर्ष किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, या फिर आप भी दोनों महिलाओं की तरह लकी ही हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी मैंने बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे ताऊजी जो थे या वो होम्योपैथ थे, और अब उनके बच्चे भी होम्योपैथ है। तो मैंने जो इंस्पिरेशन मुझे जो मिला है होम्योपैथी को लेके, नहीं तो पहले मुझे भी लगता था अरे मीठी गोलियाँ क्या काम करेंगी, ये मेरे दिमाग में भी यही प्रश्न रहता था। बट जब उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, जब मैं इस फील्ड में गई और जब मैंने देखा कि रिजल्ट्स एक्चुअली हैं, तब मुझे रियलाइज़ हुआ अरे यार, क्यों मेरे को एलोपैथिक में जाना था, अच्छा है कि मैं होम्योपैथिक में आई हूँ। तो मैं मतलब बहुत खुश हूँ, और मैं सच में उनको धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। बिल्कुल, एक प्रश्न आपके उत्तर से ही मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है। आपने कहा मीठी गोलियां हैं, हाँ। तो कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता होगा कि मीठी गोलियां कहीं शुगर के पेशेंट्स को नुकसान तो नहीं देती हाँ हैं? हाँ बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर ये है कि मीठी गोलियां हैं, लेकिन इसके अंदर जो शुगर की मात्रा है बहुत ही नेग्लिजिबल, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो ऐसा नहीं है कि शुगर का पेशेंट मीठी गोलियां नहीं ले सकता। जी। फिर भी अगर उसे लगता है तो हमें लिक्विड फॉर्म में उसको दवाई दे देते हैं। तो उसको उससे भी मतलब मेंटल सेटिस्फेक्शन पेशेंट का होना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। कि मुझे मीठी गोलियों से शुगर हो जाएगा तो चलो कोई बात नहीं, आप मीठी नहीं, आप दूसरा जो पानी essence ले है लीजिए, उसका, बिल्कुल yes, वो ले बिल्कुल, सकते हैं, वो ले बिल्कुल, सकते हैं, हाँ। बिल्कुल। यानी कि आप ले सकते हैं वो दवाइयाँ बिना किसी डर के। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दोनों ही जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा कि संघर्ष तो सभी के जीवन में रहता है। हम ये नहीं बोल सकते कि बैकग्राउंड जो रहा है वो इतना अच्छा रहा है कि आज जो मुकाम हासिल करना चाहते थे वो कर लिया है। आपने भी एक मुकाम हासिल कर लिया है अपने जीवन में, लेकिन आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उस क्षेत्र में कई बार हम देखते हैं कि जो महिलाएं करना चाहती हैं वो नहीं कर पाती हैं, कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं या लोग उन्हें पीछे खींचते हैं। क्या ऐसे कुछ महिलाएं आपने देखी हैं आज के ज़माने में भी? मैडम, तो सवाल क्या है कि व्यक्ति से व्यक्ति पर डिपेंड कर रहा है। जी। बाकी महिलाएं, हम हैं महिला बाल विकास में हैं, जहाँ का हमारी शुरू से स्पिरिट ही ऐसी हुई कि महिलाएं सशक्त हैं। पहली बात ये, हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है तो ये होता है कि नारी शक्ति है, ये आदमियों से ज़्यादा सशक्त है। तो मैडम ने बताया इनमें XX होता है, जो बता रही थी, क्रोमोसोम होता जो भी होता हो, तो और लड़कों में XY होता है, तो वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये दूसरी बात है, जो सहनशीलता है लेडीज़ में ज़्यादा दी है, सहनशीलता उसी में ज़्यादा होती है जिसमें ताकत होती है। और इनका जो स्किल है, मैं डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पहले दोनों मैडम डॉक्टर बैठी हैं, मैं अपने अनुभव की बात कर रही हूँ। ये मल्टी डायगोनल है। अब मैंने जैसे घर में उठी, सवेरे मैंने अपने बच्चे को तैयार किया, घर बार देखा, तो पूजा पाठ करी सब, उसके बाद मैं ऑफिस पहुँची, ऑफिस का काम देखा, शाम को मार्केटिंग करती हूँ, घर पहुँची, घर जाके फिर देखा,
जिसका घर परिवार और बड़ा है, फैमिली बड़ी है, वो सब त्योहार भी मना रही हैं, सब करी, मतलब मल्टी आदमी एक ही दिशा में काम कर पाते हैं। प्रकृति प्रदत्त है ये सब। बाकी विभाग में जो संघर्ष की आप बात करी, कई महिलाओं को देखा गया, तो मैंने बताया कि हमारे विभाग में तो नारी शक्ति का ही समर्थन और ओतप्रोत और उनको मोटिवेट किया जाता है। और स्कीम्स भी ऐसी हैं, एक स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट शूट रही थी, उसी की बात करने जा रही हूँ कि इनेबलिंग जो है वो किया जाता है महिलाओं के लिए। अगर प्रेग्नेंट लेडी है, उसके पेट में बच्चा आ गया है, हम उसको देखभाल करते हैं, उसको समझाइश देते हैं, खाना एक्स्ट्रा देते हैं केंद्र पे, उसको हर टाइम उसकी ग्रह भेंट करके बताते रहते हैं अब तुम्हें क्या करना है, एएनएम से मिलके उसकी प्रॉपर जांचें होना चाहिए, हिसाब किताब रखते हैं। फिर वो बच्चे को दूध पिला रही है, कब उसे अन्नप्राशन कराना, ये सब उसको हम लोग मतलब साथ साथ उसके चलते हुए उसको केयरिंग करते हैं, संघर्ष की स्थितियों को मिनिमाइज करते हैं। बाकी घर की बात, जो लोगों से पीछे खींच रहे हैं या जो जैसी स्थिति आई कि वो दूसरा बच्चा नहीं चाह रहे, उस केस में भी हमारी वर्कर स्ट्रांगली उसके साथ होती है, उनको समझाती है कि ऐसा नहीं करना है। तीसरी बात आई योजनाओं की बात, तो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में हम गर्भवती महिला को इसीलिए पैसे देते हैं कि जो उसको संघर्ष करना पड़ेगा मजदूरी में जाने के लिए इस दौरान भी, तो वो उसको ना जाना पड़े, उसकी भरपाई मजदूरी की 5,000 रुपये दे के उसको 3 किश्तों में हम लोग करते हैं। और अगर तीसरी बच्ची भी हो गई है उसके लिए 6,000 एक्स्ट्रा उसको देने का प्रावधान अभी अभी हुआ है, यानी उसको वहाँ संघर्ष ना करना पड़े उससे बचाने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना लाडली लक्ष्मी योजना है, उसको छोड़ेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा इस दौरान, क्योंकि वो बच्चियों के लिए है। पहली सबसे बड़ी बात है कि उसका जो नाम रखा गया योजना का मैडम बड़ा महत्वपूर्ण है ये, लाडली और लक्ष्मी, यानी घर में वो लाडली है और जब वो शादी होने लायक होगी, शादी होगी, वो भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जीवन का, शादी होना चाहिए, तो तब वहाँ पर वो लक्ष्मी के रूप में वो जाएगी, क्योंकि उसको 1 लाख रुपए नगद उस समय उसके हाथ में होगा। तो इस स्कीम के अंतर्गत ये 2007 में चालू हुई थी। इसमें क्या है कि बच्चियों को 1,18,000 का इंश्योर करते हैं हम लोग, रजिस्ट्रेशन करते हैं आंगनवाड़ी केंद्र पे, और बच्ची केंद्र पे आती है, उसकी 6 साल तक 5 साल तक वहाँ उसका रियरअप होता है, फिर स्कूल जाती, स्कूल में जाना इंश्योर करते हैं, ड्रॉप आउट ना हो ये भी देखते हैं हम लोग, और 12वीं तक एजुकेशन में अगर वो एग्ज़ाम में सम्मिलित होती है तो वहाँ तक उसको पैसा छात्रवृत्ति जैसा समझ लीजिए, 6ठी कक्षा में जाने पर उसको 2,000 देते हैं, फिर उसको 4,000 देते हैं 9वीं में जाने पर, फिर 11वीं में 6,000 और 12वीं में 6,000, ये 18,000 हो गए। और जो उसका पैसा सर्टिफिकेट दिया था उसको, वो जब 21 साल की हो जाएगी और 18 साल से पहले शादी नहीं करेगी, 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होगी, तब उसको 1 लाख रुपए वो नगद देते हैं। क्या बात है, तो बहुत ही अच्छी योजना है। अभी खत्म नहीं हुई है, ये लड़कियों की बात है। मैं बताना चाहती हूँ इस माध्यम से, जो भी लोग सुन रहे हैं, बस 1-आधा मिनट लगेगा। इसमें यहाँ तक ये योजना चल रही थी, 40 लाख लड़कियां इसमें आज की डेट में मध्य प्रदेश में एनरोल्ड हैं, और इसका प्रभाव पड़ा है मैडम लिंगानुपात पे, अपने आप काफ़ी बढ़ गया है, वो लड़कियों का रेशियो बढ़ा है, इससे लड़कियों का एजुकेशन बढ़ा है, लड़कियों की भ्रूण हत्या में कमी आई है जो लोग करते थे, और उनके लालन पालन में, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा हर प्रोग्राम में उन्होंने नियम कर दिया, पहले कन्या पूजन होगा, उसके बाद प्रोग्राम होगा, हर बच्चे गोद में उठा के, और हर प्रोग्राम करते हैं। अभी 14 को होने वाला था, वो डेट आगे पोस्टपोन हुई है, सारी लड़कियों के यहाँ बुलाया जा रहा है जो 12वीं कक्षा में आ गई हैं। अभी इसका लाडली लक्ष्मी 2 चालू किया उन्होंने, उसमें उन्होंने किया है कि जो लड़कियां हायर एजुकेशन में जाएंगी 12वीं के बाद में, तो 25,000 रुपये उनको नगद एक्स्ट्रा देंगे 2 किश्तों में, और उनकी जो टेक्निकल एजुकेशन की जो उनका फीस लगेगी वो सारी सरकार देगी। बिल्कुल, क्या बात है। तो हम लोग इनेबल करते हैं संघर्षों से लड़ने के लिए। हमारी कोई लड़की हमारे इस सरकार के रहते मतलब कमजोर या संघर्ष करना पड़ेगा, बिल्कुल, यानी कि सरकार ने पूरी तैयारियां करके रखी हुई है, किसी भी बालिका को किसी तरह का कोई संघर्ष ना करना पाए। डॉक्टर सुरभि, डॉक्टर ट्विंकल और राजपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। आज बहुत अच्छी चर्चा हुई, मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को भी कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरे विषय के साथ, तब तक के लिए इस कार्यक्रम को यहीं विराम देने की हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार एमपी।